आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्न की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, स्किन एनाटॉमी, इटियोलॉजी, इसके क्लासिफिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, जर्न ऑफ वुंड, इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी, बर्न वुंड हीलिंग। ये सब हम पहले की वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। हम बर्न का अब मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। बर्न के मैनेजमेंट के अंदर भी हम मेडिकल मैनेजमेंट पहले पढ़ चुके हैं, फिजियोथेरेपी असेसमेंट हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ओके, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का जो एम्स है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एम ऑफ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आर्ट 2, जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है इसके एम्स क्या है? पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना, क्योंकि पेशेंट को बर्न होने के बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखने को मिलती है, तो उसको सपोर्ट करना होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये एक अपना एम है। बर्न होने के बाद जो स्कार बन जाते हैं उसको मिनिमाइज करना भी अपना एक एम है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू लेंथ को मेंटेन करना होता है। जॉइंट जो मोशन है उसको मेंटेन करके रखना है। कॉन्टेक्ट और डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती है बर्न के बाद, उसको प्रिवेंट करना, ये भी अपना एक एम है फिजियोथेरेपी का। उसके बाद मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, रिगेन मैक्सिमम फंक्शन एंड कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस। कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस एंड फंक्शन जो है उसको रिगेन करना मैक्सिमम। उसके बाद हेल्प द पेशेंट टू गेन इंडिपेंडेंस एंड रिटर्न टू द एक्टिव लाइफस्टाइल। अपन को पेशेंट को इतना एक्टिव कर देना है कि वो जो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में दोबारा जा सके, अपने काम वो जो है खुद कर सके, मतलब जितना हो सके उतना सारा काम पेशेंट अपना खुद करे। अचीव अ क्लियर एयरवे टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा अपना एक और एम होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करना, ताकि जो एयरवे है वो क्लियर रहे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी टेक्निक्स के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स है जो कि हम फिजियोथेरेपी में यूज़ लेते हैं बर्न के पेशेंट के अंदर। सबसे पहले आएगा प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, कि जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, प्रिवेंट इडिमा, मेंटेन मसल स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्कार मैनेजमेंट, प्रेशर ड्रेसिंग और कॉर्नफ्लेक्स मेकअप एंड एम्बुलेशन। ये सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बर्न के पेशेंट के अंदर कैसे कैसे ये सब करवाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी के अंदर, क्योंकि अपन को पूरा बर्न के अंदर पूरा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट लिखना होता है। स्टार्ट करते हैं प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। जो भी बर्न के अंदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है उसको अपन किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग केसेज। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना जरूरी होता है फॉलोइंग केसेस के अंदर। नीचे केस लिखे हुए हैं किस किस पे करना है। इन एल्डरली पेशेंट स्पेशली इफ दे हैव एसोसिएटेड मेडिकल हिस्ट्री। अगर बर्न का कोई पेशेंट है और वो एल्डर है तो उनके एसोसिएटेड मेडिकल हिस्ट्री हो, जैसे मान लो किसी पेशेंट को एल्डर है और उसको लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया, एक केस। सेकेंड केस है इन इनहेलेशन और फेशियल बर्न और इनहेलेशन वाले बर्न के अंदर इन केस ऑफ फेशियल इडिमा पेशेंट में लाए सुपाइन और ऑन आइदर साइड, टैपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनहेलेशन और फेशियल बर्न के केस के अंदर अगर पेशेंट को फेशियल बर्न होता है तो पेशेंट को सुपाइन या फिर साइड लाइन पोजिशन के अंदर उसको रखा जाता है। और जो टिपिंग होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है इस केस के अंदर। टिपिंग का मतलब होता है कि हेड जो होता है ना, हेड को नीचे की तरफ झुका के नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर इनहेलेशन या फिर फेशियल बर्न होता है तो। उसके बाद आता है इन एन इमोबाइल पेशेंट, मतलब कि वो पेशेंट जो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन का जो प्रॉब्लम है ना वो हो सकता है। इसलिए रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है इन पेशेंट में भी। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव टू मेंटेन अ क्लीन एनवे। इसका मतलब क्या है ना, जो प्री ऑपरेटिव और जो पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पेशेंट होते हैं ना, उनमें भी प्रिवेंट करने की ज़रूरत तो होती है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को, ताकि पेशेंट को सांस लेने में कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अपन समझ गए कि किन किन केस के अंदर अपन को प्रिवेंशन करना है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन का। एक तो हो गया जिसको एसोसिएटेड मेडिकल हिस्ट्री है पहले से लंग्स की या हार्ट की, वो पेशेंट इनहेलेशन वाले और फेशियल बर्न वाले पेशेंट में स्पेशल ध्यान रखना है पोजीशन का। जो पेशेंट इमोबिलाइज है उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उनमें भी प्रिवेंट करने की जरूरत है। और प्री ऑपरेटिव या फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट है, मतलब पेशेंट जो वो वाले पेशेंट जो ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद वाले, उनमें मेंटेन करने की जरूरत होती है ताकि रेस्पिरेशन का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को ना मिले। अब बात यहाँ पर आती है कि अपन इसके अंदर कौन कौन से इंटरवेंशन यूज़ करेंगे इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे।
फिजियोथेरेपी के अंदर, वो है चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस फॉर वेंटिलेशन ऑफ ऑल लंग एरिया। हम यहाँ पर क्या है ना, चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, ताकि लंग्स के जो सारे एरियाज़ की वेंटिलेशन जो है ना वो इम्प्रूव हो। वेंटिलेशन इम्प्रूव करने के लिए लंग्स के सारे एरियाज़ की अपन चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज? चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइज। उसके अलावा इन केस ऑफ फुल थिकनेस बर्न ऑफ द चेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुड बी गिवन। अगर मान लो चेस्ट के अंदर पेशेंट को फुल थिकनेस बर्न है, हमने जब पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था बर्न का, उसके अंदर देखा था फुल थिकनेस बर्न क्या होता है, जिसके अंदर एपिडर्मिक और डर्मिस लेवल लेयर होती है ना स्किन की, वो अगर दोनों इन्वॉल्व होती है तो वो फुल थिकनेस बर्न होता है। अगर मान लो चेस्ट के अंदर फुल थिकनेस बर्न है तो उस पेशेंट को हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अपन चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। रेस्पिरेशन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ लेते हैं? चेस्ट फिजियोथेरेपी टू क्लियर सिक्रेशन इंक्लूड। अब सिक्रेशन को क्लियर करने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर हम क्लैपिंग, मतलब कि परकशन, वाइब्रेशन, सक्शनिंग, हफिंग, कफिंग, ये सब जो एक्सरसाइजेस होती है ना वो करवाते हैं पेशेंट को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इनके नाम है, कैसे करवाते हैं वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो एक अलग से एक डिटेल वीडियो होगा। तो ये सब अपन कब करवाते हैं? जब सिक्रेशंस हो बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, उसको क्लियर करना हो। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जब भी हम ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो अपन को ध्यान रखना है कि पेशेंट की स्टेटस है ना वो कैसा है। ठीक है, इफ द पेशेंट हैज चेस्ट बर्न, अ पीस ऑफ फोम मे बी प्लेस्ड अंडर द हैंड ड्यूरिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी। अगर मान लो चेस्ट बर्न है पेशेंट को, तो हम डायरेक्टली हैंड से फिजियोथेरेपी वहाँ पे नहीं देंगे, मतलब ये वाइब्रेशन, सक्शनिंग, हपिंग, कफिंग हम नहीं करवाएंगे डायरेक्टली, परकशन, वाइब्रेशन नहीं देंगे डायरेक्टली। अगर चेस्ट बर्न है पेशेंट को तो हम हमारे हैंड के नीचे एक फोम रखेंगे, फॉर्म ऑफ पीस रखेंगे, ताकि पेशेंट को कोई पेन ना हो और उसको कंफर्टेबल लगे उस जगह पर। हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करवाते हैं। चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइजेस करवाती है, हफिंग, कफिंग, वाइब्रेशन, परकशन, ये सब करवाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है टेक्निक्स के अंदर फिजियोथेरेपी में कि ROM जो है उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, फुल रेंज ऑफ मोशन को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, और फिजियोथेरेपी के अंदर क्या क्या करवाएंगे। तो यहाँ पर है एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेज आर यूज्ड टू मेंटेन ROM को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाएंगे। एक्टिव मतलब जो पेशेंट खुद से कर सकता है, पैसिव एक्सरसाइजेज हम तब करवाते हैं जब पेशेंट जो है ना एक्टिवली अपनी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकता, तो थेरेपिस्ट सारी एक्सरसाइजेज खुद करवाता है, तो उसको अपन पैसिव एक्सरसाइजेज कहते हैं। तो ROM को मेंटेन करने के लिए हम एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेज करवाएंगे। एक्टिव एक्सरसाइजेज स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ एडमिशन। जब पेशेंट जो है एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल के, उसके फर्स्ट डे से ही हम एक्टिव एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइजेज ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़ एंड ट्रंक इंक्लूडिंग अनबर्न्ड एरिया। तो क्या होता है ना, जो भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं वो सारे एक्सट्रीमिटी की करवाते हैं, मतलब अपर लिम, लोअर लिम सबकी करवाते हैं, साथ में ट्रंक की भी करवाते हैं, और जो अनबर्न्ड एरिया होते हैं ना उसको भी अपन इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना हमको पेशेंट को एक्टिव रखना है, इसलिए हम एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट के अंदर, ऑल एक्सट्रीमिटीज़ की करवाएंगे एंड ट्रंक की करवाएंगे। उसके बाद स्लो सस्टेन स्ट्रेच टू अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरिया है, जो बर्न वाला एरिया है, वहाँ पे स्लो सस्टेन स्ट्रेचिंग अपन पेशेंट को देंगे। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाला पार्ट जो है अपन आगे डिटेल से देखेंगे स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाई जाती है। अब इसे भी इतना सा याद रखना है, फुल रेंज ऑफ मोशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम स्लो सस्टेन स्ट्रेचिंग पेशेंट को देंगे अफेक्टेड एरिया के अंदर। उसके बाद एक्टिव असिस्टेड और पैसिव मूवमेंट टू अफेक्टेड पार्ट। जो फिर अफेक्टेड पार्ट है, जो पेशेंट मान लो ज़्यादा बर्न है, पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है खुद से, बॉडी पार्ट्स को यूज़ नहीं ले पा रहा है, तो अपन वहाँ पे पैसिव मूवमेंट्स करवाएंगे या फिर एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स करवाएंगे, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है पेशेंट को। ठीक है, तो एक्टिव असिस्टेड या फिर पैसिव मूवमेंट पेशेंट को करवाएंगे। फिर ये एक्टिव एक्सरसाइजेज टू एडजेसेंट जॉइंट, जो भी एडजेसेंट जॉइंट होते हैं, वहाँ के पास के जॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे फ्री एक्टिव एक्सरसाइजेज करवाएंगे पेशेंट को। उसके बाद ट्रंक मूवमेंट टू प्रिवेंट रोबोट टाइप पोस्चर। अब जो पेशेंट है ना उसके अंदर रोबोट टाइप पोस्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रंक के मूवमेंट करवाएंगे। ट्रंक के मूवमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, वो आएगा फ्लेक्शन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट एंड रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ट्रंक के मूवमेंट हम करवाएंगे रोबोट टाइप पोस्चर को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद पैराफिन वैक्स बाथ एंड अल्ट्रासाउंड बिफोर एक्सरसाइजेज टू इंक्रीज टिश्यू पेएबिलिटी।
ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन पेशेंट को अल्ट्रासाउंड या फिर पैराफिन वैक्स बाथ देते हैं ताकि टिश्यूज़ की सॉफ्टनेस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो मेंटेन रहे, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। होल्ड रिलैक्स एक्सरसाइजेज इस लेटर स्टेज इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सके तो लेटर स्टेज में हम पेशेंट को होल्ड रिलैक्स एक्सरसाइजेज करवाते हैं। ओके, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, एक बार फिर देखते हैं। पेशेंट को हम एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे आरएम को मेंटेन करने के लिए। एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे जब से पेशेंट एडमिट हुआ है तब से। एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे सारी एक्टिव एक्सट्रीमिटीज़ की एंड टंग की। स्लो सस्टेन स्ट्रेच करवाएंगे अफेक्टेड एरिया के अंदर। एक्टिव असिस्टेड या फिर पैसिव मूवमेंट करवाएंगे अफेक्टेड पार्ट की। फिर एक्टिव एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाएंगे जॉइंट्स की। ट्रंक के मूवमेंट करवाएंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन। पैराफिन वैक्स बाथ या फिर अल्ट्रासाउंड अपन यूज़ करेंगे बिफोर एक्सरसाइज। उसके बाद अगर पॉसिबल हो सके तो अपन होल्ड रिलैक्स एक्सरसाइजेस पेशेंट के अंदर करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेंटेन रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट पार्ट, रजिस्टिव एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं देखते हैं। रजिस्टिव एंड कंडीशनल एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म। रजिस्टिव और कंडीशनल एक्सरसाइज अपन परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट के अंदर। एक्सरसाइज आर गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, स्टेज ऑफ बर्न, वुंड, हीलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम एक्सरसाइज पेशेंट को करवा रहे हैं ना वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करवाते हैं। मतलब दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, पेशेंट की कंडीशन क्या है और जो वुंड की हीलिंग है उसकी स्टेज कौन सी है। अपन पहले की वीडियो के अंदर देखा था कि वुंड की हीलिंग जो है ना किस तरह से होती है। एक होती है एपिडर्मिस की हीलिंग, एक होती है डर्मिस की हीलिंग। तो फिर डर्मिस वाले के अंदर भी 3-4 फेज होते हैं। तो जो हीलिंग हो रही है ना वो कौन से स्टेज पे है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, इन सब को देखते हुए अपन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर क्या क्या आएगा कि अपन कौन कौन टाइप की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवा सकते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, एक्सरसाइजेस यूजिंग फ्री वेट को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। रजिस्टिव एक्सरसाइजेस, रबर एक्सरसाइज बैंड, जो रबर एक्सरसाइज की जो बैंड होते हैं ना उनको यूज़ करके भी अपन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। स्प्रिंग एंड पुलिस का यूज़ करके भी हम पेशेंट को रजिस्टिव या फिर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है दिस एक्सरसाइजेस आर डन ओनली फॉर बॉडी पार्ट विदाउट बर्न। अब ये जो भी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं ना वो उस बॉडी पार्ट के लिए करवाते हैं जो कि बर्न नहीं है। बर्न वाले एरिया पे अपन इतनी ये वाले एक्सरसाइजेस नहीं करवाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस शुड बी इनकरेज टू। जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को वो किसको इनकरेज करती है, वो इंक्रेज करती है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को इंक्रीज करती है, मसल को स्ट्रेंथन करती है और मेंटेन करती है रेंज ऑफ मोशन को ऑफ एक्सट्रीमिटी। जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है उसकी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करती है। उसके बाद यहाँ पर आता है एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज। जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज है उसके अंदर हम क्या क्या करवाएंगे, पेशेंट को करवाएंगे वॉकिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल और स्ट्रेस क्लाइंबिंग। ठीक है, और इसके अलावा जब हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो अपन को उसके वाइटल साइंस का भी ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है उसके वाइटल साइन को बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज। जब भी हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है उसके पहले उसके वाइटल्स चेक करने हैं, जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तब उसके वाइटल्स चेक करना है और एक्सरसाइज करने के बाद भी उसके वाइटल्स को अपन को चेक करना है और इनको मॉनिटर करते रहना है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। ऑल एक्सरसाइजेज शुड बी प्लान केयरफुली बेस्ड ऑन पेशेंट टॉलरेंस। अब जब भी हम पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेस प्लान कर रहे हैं तो अपन को केयरफुली देखना है कि पेशेंट की टॉलरेंस कितनी है। उसकी टॉलरेंस से ज़्यादा अपन एक्सरसाइजेस नहीं करवाएंगे वरना उसको कोई और प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट, हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन के लिए क्या क्या करवाएंगे, रजिस्टिव कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस के अंदर हमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस करवाएंगे ये हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं जो भी बर्न होने के बाद डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं उसको किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एक पोजीशन देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्चर या फिर डिफॉर्मिटीज़ डेवलप ना हो। तो वो पोजीशन कौन कौन सी होती है। पोजिशनिंग इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ एडमिशन। जब भी पेशेंट को बर्न हुआ है, वो हॉस्पिटल में आया है, जब वो आईसीयू में है, वार्ड में है, कहीं पर भी है, तो तब से उसकी पोजिशनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट की पोजीशन दे रखी है कि कौन से पार्ट को किस तरह से अपन को रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक की पोजीशन कैसी रहेगी, स्मॉल रोल बिहाइंड द नेक। जो एक स्मॉल रोल होगा जो कि हम नेक के बिहाइंड रखेंगे, नेक के पीछे की तरफ रखेंगे, या फिर और
पिलो अंडर द शोल्डर फॉर एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन को एक्सटेंशन में रखने के लिए शोल्डर के नीचे हम एक पिलो रखेंगे, ठीक है। या तो हम नेक के पीछे एक रोल रख देंगे और पिलो अंडर द शोल्डर फॉर एक्सटेंशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन को एक्सटेंशन में रखने के लिए शोल्डर के अंडर हम एक पिलो रख देंगे। अगर फेशियल बर्न है पेशेंट को तो हाफ लाइनिंग पोर्शन हम पेशेंट को देते हैं। अपर लिम्ब को अपन किस तरह से रखेंगे, उसको हम एलिवेशन में रखेंगे। शोल्डर की पोजीशन होगी इसके अंदर 90 डिग्री शोल्डर अबडक्शन में रखेंगे, थोड़ा सा उसका फ्लेक्शन करके रखेंगे और एक्सटर्नली रोटेटेड रखेंगे। ये हो गया शोल्डर का। एल्बो को कैसे रखेंगे, एल्बो को एक्सटेंशन में रखेंगे। एल्बो को बेंड करेंगे तब उसका फ्लेक्शन होगा, जब हैंड को एल्बो को पूरा सीधा करेंगे तब उसका एक्सटेंशन होगा। तो अपन को एक्सटेंशन में रखा है। अगर अपन फ्लेक्शन में रखेंगे तो वहाँ पे डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो एल्बो होगी ना वो बिल्कुल सीधी नहीं हो पाएगी। उसी तरह से रिस्ट को भी हम एक्सटेंशन में रखेंगे। हैंड के अंदर जो जॉइंट होते हैं ना, MCP जॉइंट हो गया, IP जॉइंट हो गया, इनके भी हम पोजीशन का ध्यान रखते हैं। MCP जॉइंट होगा उसको हम फ्लेक्शन में रखेंगे, IP जो जॉइंट होगा उसको अपन एक्सटेंशन में रखेंगे और जो थंब होगा उसको हम अबडक्शन के अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब हमने देख लिया कि हम किस तरह से शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड की पोजीशन रखेंगे। उस तरह से हम लोअर लिम्ब की भी पोजीशन देंगे। लोअर लिम्ब को हम एलिवेशन में रखेंगे। राइज द एंड ऑफ बेड, बेड के जो एंड होगा ना उसको राइज करके रखेंगे तभी वो एलिवेशन में जाएगा। हिप को अपन एक्सटेंशन में रखेंगे, फ्लेक्शन नहीं करना है। हिप को अपन एक्सटेंशन के अंदर रखेंगे, थोड़ा सा उसका अबडक्शन करवा के रखेंगे। नी का भी एक्सटेंशन होगा, अगर फ्लेक्शन होगा तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। इसलिए जो नी है उसको हम एक्सटेंशन के अंदर रखेंगे और जो एंकल होगा उसको 90 डिग्री डोर्सल फ्लेक्शन में रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम पोजिशनिंग देते हैं हर एक जॉइंट की। अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, ट्रंक हो गया, सर्वाइकल स्पाइन हो गया, सबकी पोजीशन देते हैं। उसके अलावा पोजिशनिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू। अब जो हम पोजीशन दे रहे हैं ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है ना, जो ईडिमा होता है ना वो मिनिमाइज होता है, ईडिमा कम होता है पोजिशनिंग देने से। जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना वो प्रिवेंट होता है, मेंटेन होता है। सॉफ्ट टिश्यू इज़ इलोंगेटेड, ठीक है, इसको मेंटेन करके रखता है, सॉफ्ट टिश्यू को इलोंगेटेड रखता है। और प्रेशर फंक्शन जो होता है, प्रिजर्व फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है ना उसको प्रिजर्व करता है और स्टेट में रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्लिंटिंग के बाद। स्प्लिंटिंग हम जॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, मेंटेन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट को एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर मेंटेन रखने के लिए हम स्प्लिंटिंग का यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के स्प्लिंट होते हैं और ठीक है, वो टाइप्स भी हम देखेंगे आगे की तरफ। स्प्लिंट्स आर यूजुअली वन एट नाइट when a patient is resting or continuously to maintain the same position for several days following skin grafting। मान लो हमने सर्जरी करवाई है, स्किन ग्राफ्ट करवाया है, स्किन ग्राफ्टिंग के बाद हमको लंबे टाइम तक जो वो लिम्ब होता है ना जहाँ पे बर्न हुआ है उसको सेम पोजीशन के अंदर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपन स्प्लिंटिंग का यूज़ करते हैं। स्प्लिंटिंग को हम यूजुअली नाइट के अंदर पहनते हैं ताकि लंबे टाइम तक हम उस पार्ट को मूव ना करवाए और वो उसी पोजीशन के अंदर मेंटेन रहे। पेशेंट इन रेस्टिंग, पेशेंट जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं ना तब पेशेंट को देते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, कंटिन्यूसली टू मेंटेन द सेम पोजीशन, ताकि कंटिन्यूसली क्या करते हैं ना सेम पोजीशन के अंदर मेंटेन करके रखने का काम करता है जॉइंट को या फिर बॉडी पार्ट को। जैसे कि अपने स्किन ग्राफ्टिंग के बाद इसको यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद इसके टाइप होते हैं दो तरह के, एक होता है स्टैटिक स्प्लिंटिंग, एक होता है डायनेमिक स्प्लिंटिंग, ठीक है। स्प्लिंट, स्टैटिक स्प्लिंट कब यूज़ लगता है, मेनली यूज टू होल्ड द पोजीशन को होल्ड करने के लिए हम कौन सा स्प्लिंट यूज़ लेते हैं, वो लेते हैं स्टैटिक स्प्लिंट, ठीक है। डायनेमिक स्प्लिंट अपन कब यूज़ लेते हैं, जब अपन को जो मूवमेंट है, जॉइंट का मूवमेंट है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो अपन डायनेमिक स्प्लिंट का यूज़ लेते हैं। मतलब रेस्ट कंडीशन में तो अपन लेंगे स्टैटिक, और जब मूवमेंट वाली कंडीशन होगी उसके अंदर अपन यूज़ लेंगे डायनेमिक स्प्लिंट का। जो स्टैटिक स्प्लिंट होते हैं ना उसको अपन यूजुअली क्या करते हैं ना नाइट के अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो लेंथ होगी, टाइटनिंग जो होगी सॉफ्ट टिश्यूज़ की वो प्रिवेंट हो। जैसे कि एग्जांपल हो सकते हैं हैंड रेस्ट स्प्लिंट हो गया, फुट ड्रॉप स्प्लिंट हो गया। ये स्प्लिंट के टाइप है जो कि हम यूज़ ले सकते हैं बर्न के पेशेंट के अंदर पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। और जो डायनेमिक स्प्लिंट होती है उसको अपन कब यूज़ ले सकते हैं, जब जो पेशेंट है ना वो मूव कर रहा होता है तब। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग आर द फ्यू कॉमनली यूज्ड स्प्लिंट्स। अब यहाँ पे कुछ स्प्लिंट्स दिए हुए हैं जिसको अपन कॉमनली यूज़ लेते हैं, जैसे कि नेक हो गया, नेक के अंदर कॉलर है उसको अपन यूज़ लेते हैं।
पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। शोल्डर के अंदर ना अबडक्शन को मेंटेन करने के लिए अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन बेल्ट्स होते हैं ना, उसको यूज़ लगते हैं। एक्सिला के लिए अपन क्या यूज़ लगता है, फिगर ऑफ 8 क्लेविकल बेल्ट्स जो होता है ना वो यूज़ लेते हैं। एल्बो और नी के लिए अपन ग्लूटेल स्प्लिंट यूज़ ले सकते हैं। एंकल फुट के लिए अपन क्या यूज़ लगते हैं, फुट ड्रॉप स्टॉप शूज विद सॉफ्ट इंसर्ट्स, ये हम यूज़ ले सकते हैं। स्प्लिंटिंग इज़ यूज टू, अब जो स्प्लिंट हम यूज़ ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्चर बन रहे हैं उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ROM को हम मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए अपन यूज़ ले सकते हैं। करेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, जो कॉन्ट्रैक्चर बन चुके हैं ना उसको करेक्ट करने के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। एक तो मान लो कॉन्ट्रैक्चर को अपन प्रिवेंट करना है, हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर बने ही नहीं, उसके लिए भी स्प्लिंट का यूज़ ले सकते हैं। और अगर मान लो कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए भी अपन स्प्लिंटिंग का यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट एंड टेंडन, जॉइंट एंड टेंडन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपन स्प्लिंट का यूज़ ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आता है स्ट्रेचिंग, हमने ये सब पढ़ लिया। रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन को हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी वाला देख लिया, ROM वाला देख लिया, रजिस्ट्री वाला देख लिया हमने क्या क्या करवाएंगे, डिफॉर्मिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे ये भी हमने देख लिया। अब बात आता है स्ट्रेचिंग की, कि स्ट्रेचिंग अपन किस तरह से करवाएंगे और क्या यूज़ आती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आर गिवन व्हेन देयर इज अबनॉर्मल और रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, जब मान लो रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो गई है या फिर वो अबनॉर्मल है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर गिवन व्हेन देयर इज अबनॉर्मल एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, अगर रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो गई है या फिर अबनॉर्मल है तो वहाँ पे अपन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाएंगे। इन बर्न पेशेंट स्किन एंड मसल आर डिफरेंट टिश्यूज सो दे शुड बी स्ट्रेच इन डिफरेंट वे, जो बर्न पेशेंट है ना उसके अंदर स्किन और जो मसल होते हैं ना वो अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेच करने का तरीका भी अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके से हम इसको स्ट्रेच करते हैं स्किन को एंड मसल्स को, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि अपन मसल है उसको किस तरह से स्ट्रेच करेंगे और स्किन है उसको किस तरह से स्ट्रेच करेंगे, दोनों की टेक्निक्स अलग अलग होती है। मसल स्ट्रेचिंग इज़ डन इन नॉर्मल कन्वेंशनल वे, जो मसल स्ट्रेचिंग अपन देते हैं ना वो नॉर्मल देते हैं या फिर कन्वेंशनल वे के अंदर ही देते हैं। ठीक है, स्ट्रेच द मसल स्लोली एंड जेंटली, हम जब मसल को स्ट्रेच करते हैं तो उसको स्लोली स्ट्रेच करना है एंड जेंटल स्ट्रेच करना है। ठीक है, एकदम से हम ज़्यादा नहीं खींच देंगे, स्ट्रेच नहीं कर देंगे, स्लोली करना है, जेंटल करना है, क्योंकि वो बन वाला एरिया है इसलिए बहुत ध्यान से करना है, बहुत केयरफुली करना है। होल्ड द स्ट्रेच फॉर सम टाइम एंड देन रिलैक्स, तो क्या करना होता है ना, स्ट्रेचिंग अपन कैसे देते हैं, पहले स्ट्रेच करेंगे फिर उसको होल्ड करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद उसको रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। अब ये जो मसल स्ट्रेचिंग हम दे रहे हैं ना उसका क्या हेल्प है, वो किस तरह से हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखती है और जो कॉन्ट्रैक्चर होते हैं ना उसको प्रिवेंट करती है, कॉन्ट्रैक्चर ना बने उसको प्रिवेंट करेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम मसल स्ट्रेचिंग पेशेंट को देते हैं। उसी तरह से होता है कि स्किन की स्ट्रेचिंग, स्किन स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है ना, स्किन स्ट्रेचिंग शुड बी स्लो एंड सस्टेन, जो अपन स्किन की स्ट्रेचिंग देंगे वो स्लो होनी चाहिए और सस्टेन्ड होनी चाहिए। स्ट्रेच इज अप्लाइड अंटिल स्लाइड ब्लीचिंग ऑफ द स्किन अपीयर, स्ट्रेच तब तक अप्लाई की जाती है जब तक स्किन पर स्लाइड ब्लीचिंग दिखे। ठीक है, द स्ट्रेच शुड बी हेल्ड केयरफुली, जो भी स्ट्रेच है स्ट्रेच को केयरफुली होल्ड करना चाहिए। ओवर ब्लीचिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट कैन कॉज स्किन टीयरिंग और डैमेज, ओवर जो ब्लीचिंग होते हैं ना उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे स्किन टीयर या फिर स्किन का जो है ना वो डैमेज हो सकता है। स्किन स्ट्रेचिंग हेल्प टू प्रिवेंट टाइट स्कार एंड इम्प्रूव मोबिलिटी, स्किन स्ट्रेचिंग जो है स्किन स्ट्रेचिंग से जो टाइट स्कार होते हैं ना वो प्रिवेंट होते हैं और मोबिलिटी जो होती है ना वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, इम्प्रूव होगी मोबिलिटी और जो स्कार है जो टाइट है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन में हमको मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्ट्रेचिंग शुड बी पेन फ्री, जब भी हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं ना पेशेंट को पेनफुल नहीं होना चाहिए, पेन फ्री होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अवॉइड एग्रेसिव और फोर्सफुल स्ट्रेचिंग, हमने पहले बात कर ली, जब भी हम स्किन के या फिर मसल की स्ट्रेचिंग देंगे वो स्लो होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए या फिर सस्टेन होनी चाहिए।
जब भी हम स्ट्रेचिंग देते हैं ना वो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हमको अवॉइड करना है। ऑलवेज मॉनिटर द स्किन कंडीशन ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। जब भी हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि स्किन की कंडीशन कैसी है, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है प्रिवेंट इडिमा। इडिमा को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। तो हमने यहाँ पे इतने सारे टेक्निक्स देखे हैं, तो जो नेक्स्ट टेक्निक्स है प्रिवेंट इडिमा, मेंटेन मसल स्ट्रेंथ, स्कार मैनेजमेंट, प्रेशर ड्रेसिंग और ये सब है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमने पढ़ा है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी जो मैनेजमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।